हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं दोस्तों बिहार स्पेशल पार्ट 2। तो इसे बताने से पहले हम लोग अपने चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे चैनल से रिलेटेड है। तो आप लोग सभी लोगों को बता दें कि हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर वीडियोस देख रहे हैं, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में, फैमिलियों में, जैसे कि जो पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड उन्हें तक वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग पढ़ पाएँ दोस्तों। तो आज का शुरुआत करते हैं। बिहार स्पेशल का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों, तो ध्यान से एक पहला पार्ट देख लीजिएगा। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आज हम लोग ख़त्म ही कर देंगे बिहार स्पेशल को। तो ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों, जो कि हमारे चैनल से रिलेटेड है। तो ये चैनल देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। ये बिहार का मैप है दोस्तों, ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये हम अपने हाथों से बनाए हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब कहाँ से शुरुआत था वो देख लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है यहाँ से बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो पहले फर्स्ट नंबर पे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है ये संत राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या नाम था इनका? अन्य नाम? तो संत राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध थे दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इनका अन्य नाम और भी था, तो इनका अन्य नाम में और आ जाता है देश रत्न। अगर पूछे दे देश रत्न किन्हें कहा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। देश रत्न किन्हें कहा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखिएगा। आजाद शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद शत्रु के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार के केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या है? बिहार के केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इनका जन्म दिवस 3 दिसंबर को बिहार में राजकीय मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस 3 दिसंबर को बिहार में राजकीय मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे आ जाते हैं मोहम्मद यूनिस। हमने पढ़ाया था 4 मई को मनाया जाता है। हमने आपको पढ़ाया था राजकीय सम्मान दिवस, तो ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद यूनिस की बात करें तो आज़ादी से पहले सन 1937 ईस्वी में, आज़ादी से पहले सन 1937 ईस्वी में पूरे चुनाव, बिहार प्रांत का चुनाव में मोहम्मद यूनिस की पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली दूसरी पार्टी बन गई। आज़ादी से पहले 1937 ईस्वी में पूरे चुनाव में मोहम्मद यूनिस की पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली दूसरी पार्टी बन गई। इनके पार्टी का क्या नाम था? तो इनकी पार्टी की बात करें तो इनके पार्टी का नाम था मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, MIP, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट आगे बात करें तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनिस का शपथ लिया गया।
1 अप्रैल 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने शपथ लिया। मोहम्मद यूनिस की बात करें तो मोहम्मद यूनिस का जन्म पटना जिला के मसौढ़ी अनुमंडल के पनहाड़ा गांव में 4 मई 1884 ईस्वी को हुआ था। 4 मई 1884 ईस्वी को हुआ था। 4 मई 1884 याद कर लीजिएगा, इससे रिलेट कर लीजिएगा कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 से 1 वर्ष पहले। बाय डेट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अनुमान तरीके से हमने बता दिया 1884। इनका जन्म 4 मई को राजकीय सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह की, तो श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह को आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज़ादी के बाद अगर पूछ दे आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे बिहार के, तो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को ही क्या कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करें अनुग्रह नारायण सिंह की। अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री रहे। अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह क्या थे दोस्तों? तो अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। बिहार विभूति के नाम एवं बड़ा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अगर पूछ दे बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह। अगर पूछ दे बिहार विभूति के नाम से या बड़ा साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अनुग्रह नारायण सिंह जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें। आगे है महामाया प्रसाद सिंह। यह सिंध है। महामाया प्रसाद सिंह की बात करें दोस्तों, तो महामाया प्रसाद सिंह सिंध बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनाए गए। प्रथम निर्दलीय सीएम बनाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महामाया प्रसाद सिंध बिहार के प्रथम निर्दलीय सीएम बनाए गए। ठीक है, इनका एक कथन है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनका एक कथन है, मेरे जिगर के टुकड़े कहकर संबोधन करने वाले सीएम कौन है? महामाया प्रसाद सिंध के बारे में 2 फैक्ट याद रखिएगा। तो पहला फैक्ट है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय सीएम कौन बनाए गए? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय सीएम कौन बने? तो श्री महामाया प्रसाद सिंध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महामाया प्रसाद सिंध बनाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं। आगे हैं कर्पूरी ठाकुर। आगे बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इन्हें जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर पूछ दे जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो जननायक के नाम से प्रसिद्ध है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं चंद्रशेखर सिंध। चंद्रशेखर सिंध की बात करें तो चंद्रशेखर सिंध धोती कुर्ता से आईएएस मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध है। धोती कुर्ता से आईएएस
मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा इन्हें। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम सीएम, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री, बिहार विभूति एवं बड़ा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। महामाया प्रसाद सिंह की बात करें तो बिहार के प्रथम निर्दलीय सीएम। महामाया प्रसाद सिंह की बात करें तो बिहार के प्रथम निर्दलीय सीएम कौन थे? महामाया प्रसाद सिंह। मेरे जिगर के टुकड़े कहकर संबोधन करने वाले सीएम कौन है? महामाया प्रताप सिंह, महामाया प्रसाद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से प्रसिद्ध है। कर्पूरी ठाकुर क्या है? जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें चंद्रशेखर सिंह की। तो चंद्रशेखर सिंह की बात करें तो धोती कुर्ता से आईएएस मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध है। लालू प्रसाद यादव की बात करें तो चारा विद्यालय की स्थापना करने वाले सीएम। चारा विद्यालय की स्थापना कौन किए? तो चारा विद्यालय की स्थापना करने वाले सीएम कौन है? तो लालू प्रसाद यादव। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है बिहार के प्रथम सीएम की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह आ जाते हैं प्रथम सीएम में। दूसरा बात करें उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। राज्यपाल की बात करें तो जयराम दौलत राम। कौन थे राज्यपाल? तो प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, आगे है हरिजन मुख्यमंत्री की बात करें तो हरिजन मुख्यमंत्री प्रथम कौन बने? तो भोला पासवान शास्त्री। मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें तो अब्दुल गफ्फार। कौन है? अब्दुल गफ्फार। आगे बात करें अगर महिला सीएम की तो महिला सीएम कौन है? तो राबड़ी देवी थी। विधानसभा अध्यक्ष प्रथम की बात करें तो कौन थे? रामदयालु सिंह थे। ठीक है, रामदयालु सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें प्रथम तो चेमियार थे। कौन थे? चेमियार। एक चीज़ और अपडेट कर लीजिएगा, अभी हाल ही में बनाई गई बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो रेणु देवी है। कौन है? रेणु देवी। और पहली बार दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तारकेश्वर सिंह और एक और रेणु देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लगाया गया। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लगाया गया। ध्यान रखिएगा इसे। आगे बात करते हैं बरौनी तेल शोधक कारखाना की। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की बात करें तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई? 1964 ईस्वी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई? तो 1964 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना तो 1964 ईस्वी में किया गया।
अगर पूछ दे कहाँ, बिहार के किस जिला में किया गया, तो बिहार के बेगूसराय में किया गया। कहाँ किया गया, तो बिहार के बेगूसराय जिला में किया गया है बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना कौन है। तो बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बरौनी तेल शोधक कारखाना है। कहाँ स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला के बरौनी में। यह बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया है, तो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया है, तो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूस के सहयोग से बने अन्य जो चीज़ बनाए गए हैं रूस के सहयोग से, वो देख लेते हैं एक बार। तो रूस के सहयोग से बने अन्य कारखाना, तो बोकारो और बरौनी। बोकारो और बरौनी स्टील सिटी या और तेल शोधक कारखाना। ठीक है, बोकारो इस्पात उद्योग की स्थापना रूस के द्वारा किया गया। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस के द्वारा किया गया। भिलाई तेल शोधक कारखाना तो किसके सहयोग से किया गया, तो छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया गया। किसके द्वारा किया गया, रूस के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं दुर्गापुर इस्पात कारखाना। तो दुर्गापुर कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया, तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना, तो राउरकेला इस्पात कारखाना की बात करें तो ओडिशा राज्य में अवस्थित है। ओडिशा राज्य में अवस्थित है, किसके सहयोग से बनाया गया, तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से बनाया गया, तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, किसके सहयोग से बनाया गया, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं गोलघर की। गोलघर की बात करें तो गोलघर स्थित कहाँ है, तो गोलघर स्थित है पटना में। कहाँ अवस्थित है, पटना में गोलघर अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो पटना बिहार में अवस्थित है। बिहार के पटना जिला में अवस्थित है। इसे बनाने का क्या उद्देश्य था, तो गोलघर को बनाने का उद्देश्य था अन्न भंडारण के लिए। गोलघर को बनाने का उद्देश्य था अन्न भंडारण के लिए। ठीक है, इसका निर्माण वर्ष की बात करें तो इसका निर्माण वर्ष याद रखिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा ऐसे 786 और एक आगे लिख दीजिएगा, तो 1786 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो गोलघर की ऊंचाई कितना मीटर है ऊंचा, तो गोलघर की ऊंचाई 29 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 29 मीटर ऊंचा है। अगर फीट में बात करें तो फीट में 95 फीट हो जाता है। फीट में कितना फीट हो जाता है, तो 95 फीट हो जाता है। ठीक है, अगर इसके सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो 145 है सीढ़ियों की संख्या। सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो 145 है। सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो 145 है। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो किसके शासनकाल में बनवाया गया, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बनाया गया। किसके शासनकाल में बनाया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगर इसके इंजीनियर की बात करें तो इसके इंजीनियर कौन है या कौन थे, तो जॉन गयासटीन। इसके इंजीनियर कौन थे, तो जॉन गयासटीन थे। कौन थे, जॉन गयासटीन थे। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
गोलघर की बात करें तो गोलघर बिहार के पटना में अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर अवस्थित है बिहार के पटना में। इसे बनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसे बनाने का उद्देश्य था अन्न भंडारण के लिए। अगर इसके निर्माण वर्ष की बात करें तो इसका निर्माण वर्ष कब किया गया? तो इसका निर्माण वर्ष 1786 ईस्वी में किया गया। इसका निर्माण वर्ष कब किया गया? तो 1786 ईस्वी में किया गया। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई 29 मीटर है। कितना मीटर ऊंचाई है? 29 मीटर है। अगर इसको फीट में बात करें तो 95 फीट हो जाता है। कितना फीट हो जाता है? 95 फीट हो जाता है। अगर इसके सीढ़ियों की संख्या पूछे तो सीढ़ियों की संख्या 145 है। कितना है सीढ़ियों की संख्या? तो सीढ़ियों की संख्या 145 है। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल किसके शासनकाल में बनवाया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बनाया गया। किसके शासनकाल में बनाया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बनाया गया। अगर इसके इंजीनियर की बात करें तो इसके इंजीनियर कौन थे? जॉन गैस्टिन थे। कौन थे? जॉन गैस्टिन थे। अच्छा, अगर बात करें गोलघर को बनाने का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के तो शासनकाल में बना था, लेकिन आदेश कौन दिया था गोलघर बनाने के लिए? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। कौन दिया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया था। अगर बात करें भारत रत्न प्राप्त प्रथम भारतीय या बिहारी, भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहारी की बात करें तो पहला हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। दूसरा कौन हो जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। तीसरा की बात करें तो तीसरा है बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय में पहला कौन हो जाते हैं? तो पहला आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा की बात करें तो दूसरा आ जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आ जाते हैं बिस्मिल्लाह खान। अब आगे बात करें बिहार का क्षेत्रीय प्रशासन की बात करें तो बिहार का क्षेत्रीय प्रशासन में कौन कौन आ जाते हैं ये ध्यान रखिएगा। बिहार का क्षेत्रीय प्रशासन में आ जाते हैं पहला प्रमंडल हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? प्रमंडल। दूसरा मंडल हो जाता है। तीसरा की बात करें तो अनुमंडल हो जाता है। चौथा की बात करें तो प्रखंड हो जाता है। तो बिहार का क्षेत्रीय प्रशासन में कौन कौन हो जाते हैं? तो बिहार का क्षेत्रीय प्रशासन में प्रमंडल हो जाते हैं, दूसरा मंडल हो जाता है, तीसरा अनुमंडल हो जाते हैं, चौथा प्रखंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे छोटा इकाई पूछ दे तो सबसे छोटा इकाई प्रखंड हो जाता है, उसके ऊपर अनुमंडल, फिर मंडल, फिर प्रमंडल, उसके बाद बिहार राज्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप शुरुआत करते हैं प्रमंडल की। तो प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल किसी राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रशासन इकाई को प्रमंडल कहते हैं। किसी राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रशासन को प्रमंडल कहा जाता है। किसी राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रशासन को इकाई को प्रमंडल कहा जाता है। प्रमंडल के अंतर्गत कई जिले आ जाते हैं। तो अगर पूछ दे प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो प्रमंडल के अंतर्गत कई जिले आ जाते हैं, जिसमें कि प्रमंडल के सर्वोच्च अधिकारी को कमिश्नर या आयुक्त कहा जाता है। प्रमंडल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो कमिश्नर या आयुक्त कहा जाता है। सबसे बड़ा, अगर बात करें प्रमंडल का सबसे हेड अधिकारी कौन होता है, तो कमिश्नर होता है, या उसे आयुक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या की, तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है।
बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इसका ट्रिकी है। अगर बात करें 9 प्रमंडल की, अगर पूछ दे 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं बिहार के, तो 9 प्रमंडल में पहला आ जाता है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल। दूसरा हो जाते हैं पटना प्रमंडल। चौथा की बात करें, तीसरा और चौथा म से है तो मुंगेर प्रमंडल। चौथा मगध प्रमंडल। पांचवा सारण प्रमंडल, जिसे छपरा प्रमंडल भी कह सकते हैं। सातवां है भागलपुर प्रमंडल। नेक्स्ट आगे है दरभंगा प्रमंडल। उसके आगे पूर्णिया प्रमंडल, फिर कोसी प्रमंडल हो जाते हैं। तो इसका ट्रिकी से भी याद करते हैं। इसका ट्रिकी है, तेरा नाम लिया सारा भांग पिया कैसे। तो 13 से हो जाता है तिरहुत, ना से हो जाता है पटना हो जाता है, और म से हो जाता है मगध। म से मगध और मुंगेर प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल। सारण जिसे छपरा भी कह सकते हैं, सारण प्रमंडल में हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दरभंगा प्रमंडल। उसके आगे है भागलपुर प्रमंडल, और पिया से हो जाता है पूर्णिया प्रमंडल, और कैसे से कोसी प्रमंडल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य में कुल 38 जिला हैं। अगर 3800 जिला में, अगर बिहार के कुल 9 प्रमंडल में 3800 जिला को विभाजित कर दिया गया है, तो तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले आ जाते हैं? तो तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले इंक्लूड हो जाते हैं। तो पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर। ध्यान रखिएगा, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आ जाते हैं बिहार के। सारण की बात करें, छपरा प्रमंडल की बात करें, तो इसमें कुल 3 जिला हो जाते हैं। कुल 3 जिला कौन कौन सटा है? जो यूपी बॉर्डर से सटा है वही हो जाता है। तो इसमें कुल 3 जिला सटे हैं। पहला गोपालगंज जिला, दूसरा सिवान जिला वही जहाँ जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर है। तीसरा सारण जिला। तो सारण प्रमंडल में 3 हो जाते हैं। तिरहुत में 6 जिला, सारण प्रमंडल में 3 जिला, गोपालगंज, सिवान, सारण। पटना प्रमंडल की बात करें तो पटना प्रमंडल में 6 जिला आ जाते हैं। पहला है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये सब पटना प्रमंडल में आ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल की बात करें तो इस मगध प्रमंडल में कितने जिला आ जाते हैं? तो मगध प्रमंडल में 5 जिला आ जाते हैं। पहला अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद। मगध प्रमंडल में 5 आ जाते हैं, 5 जिला इंक्लूड हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। पाँचवा की बात करें मुंगेर प्रमंडल, तो मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो मुंगेर प्रमंडल में आ जाते हैं कुल 6 जिला। कितने जिला आ जाते हैं? तो कुल 6 जिला आ जाते हैं। पहला खगड़िया जिला, दूसरा बेगूसराय जिला, तीसरा में मुंगेर जिला, चौथा लखीसराय जिला, पाँचवा शेखपुरा जिला, छठा की बात करें तो छठा हो जाते हैं जमुई जिला। ठीक है, तो मुंगेर प्रमंडल में कितने जिला आ जाते हैं? तो मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा की बात करें भागलपुर प्रमंडल, तो भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला इसमें आ जाते हैं। तो भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो उसमें 2 जिला आ जाते हैं। पहला बांका जिला, दूसरा भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में आ जाते हैं 2 जिला आ जाते हैं। पहला बांका, दूसरा भागलपुर। सातवां की बात करें तो सातवां में आ जाते हैं पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिला आ जाते हैं? तो 4 जिला आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको।
तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला आ जाते हैं। कौन कौन जिला हैं तो चारों जिला को पढ़ लेते हैं। तो पूर्णिया प्रमंडल में ध्यान रखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो सकता है जिससे ध्यानपूर्वक याद ना हो, तो इसे ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा। तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला आ जाते हैं, जो कि पूर्णिया प्रमंडल पश्चिम बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल बॉर्डर से तो 3 जिला सटे हुए हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया। तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिया प्रमंडल से 4 जिला इंक्लूड हो जाते हैं। 8वां की बात करें तो 8वां आ जाता है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल जो बिहार का शोक हो जाता है, तो इसमें 3 जिला आ जाते हैं। पहला सुपौल, कोसी प्रमंडल में सुपौल जिला, दूसरा मधेपुरा जिला, तीसरा है सहरसा जिला। तो ध्यान रखिएगा, कोसी प्रमंडल में कितने हो जाते हैं तो कोसी प्रमंडल में 3 जिला इंक्लूड हो जाते हैं। 9वां की बात करें तो दरभंगा प्रमंडल है। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से जिला आ जाते हैं तो दरभंगा प्रमंडल में तो 3 जिला आ जाते हैं। पहला मधुबनी जिला, दूसरा दरभंगा जिला, तीसरा समस्तीपुर जिला। तो इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं मंडल की। मंडल यानी जिलों की संख्या की बात करें तो जिलों की संख्या की बात करें तो मंडल होता क्या है। तो पहले तो जिला के बारे में जान लेते हैं, जिला होता क्या है। तो किसी राज्य का क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई को जिला कहते हैं। किसी राज्य का क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई को जिला कहते हैं। जिला अनुमंडल या जिला प्रमंडल का, जिला जो है प्रमंडल का निचला स्तर है। क्या है, जिला प्रमंडल का निचला स्तर होता है, जबकि अनुमंडल का ऊपरी स्तर होता है। एक जिला के अंतर्गत कई अनुमंडल होते हैं। एक जिला के अंतर्गत कई अनुमंडल होते हैं। वर्तमान में बिहार में 38 जिले पद स्थापित है। अगर बात करें 38वां जिला सबसे, बिहार का अंतिमवां जिला भी वर्तमान में कौन बना है तो अंतिमवां जिला अरवल जिला बन चुका है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो नवनिर्मित 38वां जिला अरवल जिला को बनाया गया है, जो कि जहानाबाद से अलग कर बनाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर जिला प्रभारी की बात करें तो जिला का प्रभार जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के हाथों में होता है। जिलाधिकारी का प्रभार डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों में होता है। तो इस सब को ध्यान रखिएगा। प्रमंडल से रिलेटेड हमने आपको ये फैक्ट बताए। तो अब आ जाते हैं अनुमंडल में। सब डिविजनल की बात करें तो सब डिविजनल में अनुमंडल जिला के अंतर्गत काम करने वाली इकाई है। अनुमंडल जो है जिला के अंतर्गत काम करने वाली इकाई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक अनुमंडल के अंतर्गत कई प्रखंड आते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। एक अगर पूछ दे एक अनुमंडल के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं तो अनेकों प्रखंड आ सकते हैं। वो एरिया से रिलेट करता है, कितना बड़ा क्षेत्रफल का एरिया है उससे रिलेट करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक अनुमंडल का प्रभार अगर किसी के पास होता है तो वो जिस अधिकारी के पास एक अनुमंडल का प्रभार होता है उसे अनुमंडला पदाधिकारी कहा जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसडीएम भी बोल सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बिहार में अनुमंडलों की संख्या की तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। जिला कितने हैं तो 38 जिला हैं। और प्रमंडल कितने हैं तो 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल। इसे ध्यान रखिएगा। प्रखंड में आ जाते हैं, प्रखंड की बात करते हैं। तो प्रखंड की बात करें तो प्रखंड क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रखंड जो है क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। तो एक प्रखंड का प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी
वीडियोज के पास होता है। वीडियो ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर। प्रखंड एक प्रखंड क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रखंड जो है क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। एक प्रखंड का प्रभार किसके पास होता है? तो एक प्रखंड का प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो के पास अधीन होता है। अगर पूछते वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बिहार में प्रखंडों की संख्या की बात करें तो बिहार में वर्तमान में 534 प्रखंड हैं। अगर बात करें, फिर से एक बार रिवीजन कर ले, प्रमंडल कितने हैं? 9। जिला कितने हैं? 38। अगर अनुमंडल कितने हैं? तो 101। अगर प्रखंड की बात करें तो प्रखंड कितने हैं? 534। एकदम इसको ध्यान पूर्वक याद कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा तभी तो याद होगा। तो ध्यान रखिएगा इसको और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं बिहार जनगणना की बात करें 2011 का। तो बिहार जनगणना 2011 की बात करें तो अभी तो 2021 का जनगणना भी हो ही रहा है। तो हमारे एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं 2011 से रिलेटेड पूछ ही लिया जाएगा। तो बिहार जनगणना से रिलेटेड हमने प्रश्न पत्रों को रखा है, वो ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बिहार जनगणना 2011 की, तो बिहार जनगणना 2011 में ज़िले कितने हैं? 38 ज़िले। अगर बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की बात करें तो बिहार में जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या है 5,42,78,157। कितनी संख्या है? जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157 करोड़। अगर परसेंटेज में बात करें तो 52.14%। 52.14% है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर महिला की बात करें तो महिला की संख्या कितनी है? तो 4,98,21,295। परसेंटेज में बात करें तो 47.86%। ध्यान रखिएगा इसको। और टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो इसका ट्रिक है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 10, 40, 99, 452। 10, 40, 99, 452। तो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% हमारे बिहार राज्य में निवास करती है। अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 में वृद्धि दर कितनी है? तो 25%, 4%। 25%, 4% है, जो कि हम लोग छठे पायदान पे आते हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1106 व्यक्ति आते हैं, जो कि बिहार प्रथम स्थान पे आ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 0 से 6 वर्ष आयु की जनगणना की बात करें तो 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या कितनी है? तो 1,91,33,964, जो कि दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो संपूर्ण लिंगानुपात 918, जो कि 25वें स्थान पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर 0 से 6 वर्ष की आयु की बात करें तो 935 है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अहम डाटा है। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर बिहार में कितना है? तो अगर परसेंटेज में बात करें साक्षरता दर की तो 61%, 61.8% सबसे अंतिमवें पायदान पे है। टोटल 2800 राज्य में सबसे अंतिमवें राज्य पे आ जाता है बिहार, जो कि सबसे कम पढ़ा लिखा है। तो ध्यान रखिएगा। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर 71.2% आ जाता है। 71%
71.2% आ जाता है। महिला साक्षरता की बात करें तो 51.5% आ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, तो अनुसूचित जनजाति जाति की संख्या कितनी है, तो 1,65,67,325। 1,65,67,325 अनुसूचित जाति की संख्या। परसेंटेज में बात करें तो 15.9%। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें तो 13,36,573। 13,36,573 है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण कितना हुआ, तो 11.33%। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें देश की जनसंख्या में भारत बिहार का केवा स्थान है, तो देश की जनसंख्या के आधार पर बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, अब प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कौन आ जाता है, हमारा बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार का अगर क्षेत्रफल की बात करें परसेंटेज में तो 2.86%, जो कि 13वां स्थान पे आ जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा हो जाती है, 31.12%। 31.12% हो जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो गोपालगंज जिला, 19.2%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का प्रथम जनगणना की बात करें तो बिहार राज्य का प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया। बिहार राज्य का प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम 14वां क्रम है। ठीक है, बिहार की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितनी अधिक है, तो 7.7% अधिक है। दशकीय वृद्धि कितना अधिक है, 7.7% अधिक है। बिहार में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, यानी सबसे कम रही, माइनस में गए, तो बिहार में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, तो 1911 से 1921वां जनगणना में -0.66%। 2011 जनगणना की बात करें तो बिहार में औसत जन्म दर 27.7% थी। और बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो शिशु मृत्यु दर 44,000 प्रति हजार में, 44 प्रति हजार में। इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बिहार में पुरुष एवं महिला का औसतन आयु कितना वर्ष है, तो 65.5 से 66.2% वर्ष है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब की गई, तो राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना 11 मई 2000 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 11 मई 2000 ईस्वी को किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार में औसतन मृत्यु दर कितना है, तो 6.7% प्रति हजार में, 6.7% प्रति हजार में। औसतन संख्या की बात करें तो औसतन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में छठा स्थान पर है, जबकि सिर्फ राज्यों में पहला स्थान पे आ जाता है। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला,
तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला, दूसरा पटना जिला, तीसरा दरभंगा जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला है, ठीक है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो कैमूर जिला। कौन सा जिला है? कैमूर जिला। बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व के में 2001 के मुकाबले 2011 में कितना वृद्धि हुआ? तो 225 व्यक्ति वृद्धि हुआ। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का संपूर्ण राज्यों में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान आ जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यानपूर्वक, एक एक लाइन का है, हम बता देते हैं। अगर बात करें बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात 994। 2001 से 2011 की तुलना में लिंगानुपात में कितनी कमी आई? तो 1। बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है? बस एक ही ज़िला है, वो भी गोपालगंज जिला। बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? तो 25 कम है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर जिला 876। अगर बात करें बिहार की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 11.75 मिलियन, 11.75 मिलियन है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पता ही है, पटना जिला है। अगर न्यूनतम पूछ दे तो शिवहर है, न्यूनतम पूछ दे तो कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम नगरीकृत जिला कौन है? तो समस्तीपुर जिला है। कौन सा जिला है? समस्तीपुर जिला है। प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो समस्तीपुर जिला है। बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत कितना है? सिख लोग कितने रहते हैं बिहार में? तो 0.03% रहते हैं। बिहार में संपूर्ण जनसंख्या का सिख लोग कितना प्रतिशत रहते हैं? तो 0.03%। बिहार में किस धर्मावलंबी में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ईसाई धर्म के लोग में, ईसाई धर्मावलंबी में लिंगानुपात सर्वाधिक है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता बिहार में किस धर्म के लोगों में पाई जाती है? यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किस धर्म के लोग बिहार में पाए जाते हैं? तो जैन धर्म के लोग पाए जाते हैं। कौन सा धर्म है? जैन धर्म के लोग। 2011 के अनुसार बिहार में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी थी? तो 1,88,000, ध्यान रखिएगा इसे। 1 करोड़ नहीं, 18,87,611 होगा। 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? 15.9%, ठीक है। 2011 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा अनुसूचित जिला कौन सा जिला है? तो गया जिला है। कौन सा जिला है? गया जिला है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रतिशतता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम अनुसूचित जिला कौन है? तो किशनगंज जिला है। कौन सा जिला है? तो किशनगंज जिला है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जिला की बात करें तो कौन सा है? तो शिवहर जिला है, ठीक है, शिवहर जिला है, इसे ध्यान रखिएगा।
बिहार में कितनी प्रतिशत अनुसूचित जनजाति यहाँ पाए जाते हैं? तो 1.3%। प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनजातीय जिला शिवहर हो जाता है। कौन सा जिला हो जाता है? शिवहर। बिहार का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो चार्ल्स बोरो। कौन था? चार्ल्स बोरो। ध्यान रखिएगा इसको। बिहार के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? चार्ल्स बोरो। अगर बात करें बिहार का प्रथम स्थान जनसंख्या घनत्व में, प्रथम स्थान किस में है? जनसंख्या घनत्व में है। और अगर दूसरा स्थान अगर पूछ दे किस में है, तो जनसंख्या में दूसरा स्थान आ जाता है, तीसरा हो जाता है। हालांकि क्षेत्रफल में 13वां स्थान हो जाता है। क्षेत्रफल में केवा स्थान हो जाता है? तो 13वां स्थान हो जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। परी मोहम्मद मुनीस, तो नहीं, परी मोहम्मद मुनीस बेतिया के पत्रकार थे। कलम का सत्याग्रह, कलम का सत्याग्रह, इनके द्वारा लिखे गए बुक कौन सा है? दुख है। दूसरा दुखी आत्मा, तीसरा दुखी हृदय। नील किसानों का दुर्दशा का वर्णन किया गया है इन पुस्तकों में। किसका वर्णन किया गया है? तो नील किसानों के दुर्दशा का वर्णन किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो झारखंड से साझा करने वाले कौन कौन से बिहार का जिला है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यानपूर्वक। नेपाल के तो चौहद्दी हम बता ही चुके हैं। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। अगर बात करें बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड कब झड़ा? तो सन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें पश्चिम बंगाल का पश्चिमी हिस्सा काटकर बिहार राज्य बना 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का दक्षिणी हिस्सा को दो बार विभाजन हुआ, जिसमें 1936 में ओडिशा राज्य का गठन किया गया और फिर सन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड बनने से पहले बिहार के दक्षिणी में ओडिशा था, जबकि झारखंड बनने के बाद वर्तमान में बिहार के दक्षिण में झारखंड है, जबकि झारखंड के दक्षिण में कौन हो जाता है? ओडिशा। 1971-80 के ईस्वी में गंगा जल तेजाब हादसा हुआ। ध्यान रखें, इसी से रिलेटेड एक अजय देवगन का मूवी है गंगा जल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हादसा कहाँ हुआ था? तो भागलपुर जिला में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करें वर्ष 1929 की, अगर 1929 की बात करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया किसके द्वारा? सन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगर इसके सचिव की बात करें तो इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। 1934 की बात करें तो गांधी जी के साथ
गांधी जी के साथ विवाद हो जाता है और सहजानंद गांधी जी से कहे थे कि अब आपका मेरा रास्ता अलग है। 1934 ईस्वी में गांधी जी के साथ विवाद हो जाता है और सहजानंद गांधी जी से कहते हैं कि अब आपका और मेरा रास्ता अलग है। सन 1936 ईस्वी की बात करें तो सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सोनपुर में किया गया। कहाँ किया गया? सोनपुर में किया गया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सोनपुर में किया गया, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान नेता, दंडी सन्यासी, शंकराचार्य के दशा, नामी संप्रदाय, समाज सुधारक। अगर बात करें नेक्स्ट आगे आ जाते हैं लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह ध्यान रखिएगा, ये बड़ा हंसने वाला चीज है। लोटा विद्रोह की बात करें तो लोटा विद्रोह 1857 ईस्वी से एक वर्ष पूर्व हुआ, जो कि बिहार में हुआ था। लोटा विद्रोह का कारण क्या था कि मुजफ्फरपुर के जेल में पीतल के लोटा के स्थान पर अंग्रेज सरकार द्वारा कैदियों को मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, लोटा विद्रोह भी बिहार में हुआ है 1856 ईस्वी में। कहाँ हुआ बिहार के? तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। तो क्या क्या कारण था लोटा विद्रोह का? तो कारण था कि पीतल के लोटा के स्थान पर अंग्रेजों द्वारा कैदियों को मिट्टी का लोटा दिया गया। नेक्स्ट आगे है नंगी हड़ताल, ये भी एक काबिलियत ही है। नंगी हड़ताल की बात करें तो नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में हुआ था। नंगी हड़ताल कब हुआ था? तो नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में हुआ था। कौन से जेल में हुआ? तो छपरा के जेल में कैदियों द्वारा हुआ था। नंगी हड़ताल का कारण क्या था? तो नंगी हड़ताल का कारण क्या था, ये बड़ा ही अत्यंत पेचीदा प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो नंगी हड़ताल के बारे में बताते हैं आपको। तो नंगी हड़ताल की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के कुछ दिनों के बाद ही 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, गिरफ्तार करने के कारण वहाँ के सभी कैदियों ने अपने अपने वस्त्रों को उतार कर नंगी हड़ताल किया। तो क्या किया? नंगी हड़ताल कौन किया था, कहाँ हुआ था और कौन से आंदोलन में किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और कब किया गया? 4 मई 1930 ईस्वी को किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसे। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो गिरफ्तार कर लेने के कारण उसके जगह विद्रोहियों द्वारा विद्रोह होने लगा, जिससे बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का निर्णय लिया और उसी के अंतर्गत छपरा जेल के कैदियों ने नंगा होकर देसी कपड़ों की मांग की और अंततः अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। ध्यान रखिएगा इसको। राजनीतिक पीड़ित दिवस को ध्यान रखिएगा। राजनीतिक पीड़ित दिवस की बात करें तो राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 ईस्वी को पटना में किया गया डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के द्वारा। तो गुलजार बाग में सभा हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों।
तो हम आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको जो भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी समस्या हो अंततः कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका रिप्लाई दीजिएगा, जिससे कि हम अपने वीडियोज़ को सुधार कर सकें। और आपको जिस वीडियोज़ पे टॉपिक पे जो चाहिए वीडियो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जवाब दें, जिससे कि हम उस टॉपिक पे वीडियोज़ को बनाना प्रारंभ करें। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।